नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या आंदोलन के नाम पर देश में कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है? और क्या आंदोलन को बहाना बनाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? क्योंकि बार बार एक जैसी घटना होना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। पहले किसी कानून का विरोध होता है, फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करके आंदोलन को शुरू किया जाता है, स्क्रिप्ट एक जैसी है, और फिर हिंसा का खेल शुरू हो जाता है। शाहीन बाग याद कीजिए, पहले नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाया गया, दिल्ली से लखनऊ तक तमाम सड़कों पर कब्जा हुआ, और फिर करीब 2 महीने बाद दिल्ली में हिंसा का खेल खेला गया। इस बार भी पैटर्न, तरीका ठीक वैसा ही है। ना कोई मंडी बंद हुई, ना एमएसपी खत्म हुई, ना कानून लागू हुआ, लेकिन भ्रमजाल फैलाया गया, मोदी विरोधियों के रेडीमेड मंच दिया गया, और फिर 26 जनवरी के दिन लोकतांत्रिक मर्यादा को रौंद के शर्मनाक कोशिश हुई। लेकिन एक और बात हर आंदोलन में कॉमन है, हर आंदोलन यह साबित करने की कोशिश करता है कि मोदी सरकार के दौर में देश बर्बाद हो गया है। क्या इसे सिर्फ संयोग मान लिया जाए या फिर एक बड़ा प्रयोग माना जाए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आंदोलन बहाना है, मोदी निशाना है। आज का आर पार देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। आज हमारा नौजवान मचल रहा है, ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। जिस देश की नींव आंदोलन से रखी गई, जिस देश में आंदोलन सबसे पावन लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता था, उस देश में आंदोलन के नाम पर यह क्या हो रहा है? याद कीजिए, सीएए का कानून पास हुआ और फिर शाहीन बाग खड़ा कर दिया गया। कहा गया कि यह तो शांतिपूर्ण आंदोलन है। विपक्ष को रेडीमेड मंच मिल गया मोदी सरकार को कोसने के लिए। जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल। और फिर पिछले साल फरवरी में दिल्ली सुलग उठी। आप देखिए, यहां पेट्रोल बम पड़ा हुआ है, गुलेल पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है, पेट्रोल बम पड़ा हुआ है, इधर छोटे पत्थर हैं, उसके साथ साथ इधर क्रेट है, इधर क्रेट है। आखिर ये क्या पैटर्न है? लोगों को भड़काओ, आंदोलन खड़ा करो और फिर हिंसा का तांडव मचाओ। यही पैटर्न किसान आंदोलन के नाम पर दिख रहा है। न मंडी बंद हुई, न एमएसपी खत्म हुई, लेकिन भ्रमजाल का आंदोलन खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के लिए मृत्युगान गाया गया। मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे गए, मोदी मर जा तू। और फिर 26 जनवरी को आंदोलन के शांति दूतों ने दिल्ली में तांडव मचाया, लोकतांत्रिक मर्यादा को रौंदने की कोशिश हुई। आरोप उन्हीं किसान नेताओं पर है जो शांतिपूर्ण आंदोलन के कर्ता धर्ता बने बैठे थे। पहले राकेश टिकैत ने बक्कल उखाड़ देने की धमकी दी। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। और फिर यही राकेश टिकैत आंसू बहाने लगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए
अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। राकेश टिकैत के आंसू सबको दिख गए। केजरीवाल ने कहा मैंने फोन पर बात की, मनीष सिसोदिया मिलने पहुंच गए, अखिलेश यादव ने फोन कर लिया, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने समर्थन में ट्वीट कर दिया, लेकिन किसी को उन 350 पुलिस वालों के परिवार के लोगों के आंसू नहीं दिखे जो हिंसा के तांडव में घायल हो गए। उमर खालिद, शर्जील इमाम, सपूरा जरगर के लिए आंसू निकलते हैं, लेकिन अंकित शर्मा के लिए आंसू सूख जाते हैं। पिछले साल दिल्ली हिंसा में घायल हुए डीसीपी अमित शर्मा के परिवार के आंसू किसी को नहीं दिखे। और याद कीजिए, कश्मीर से 370 हटा तब भी देश में आग लग जाने का भ्रम फैलाया जा रहा था। आखिर ये कौन लोग हैं जो इसी देश में बैठकर दुनिया में भारत की बदनामी का एजेंडा चला रहे हैं, हिंसा का तांडव मचा रहे हैं? बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि 7 साल में देश में सब कुछ बिगड़ चुका है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आंदोलन बहाना, मोदी निशाना। आज मैंने आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है। वो विश्लेषण आपको समझने में पूरी आसानी करेगा कि आखिरकार फ्रेम वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किरदार भी वही है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के नाम बदल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सदन के भाषण में आंदोलन जीवी एक नया नाम दिया, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं ये आंदोलन जीवी फ्रेम वही रखते हैं, किरदार भी वही होते हैं, लेकिन आंदोलनों के नाम बदल जाते हैं। सोचिए, ये देश, इस देश में स्वर कोकिला लता जी, उनको लता मंगेशकर भी कोई नहीं कहता, लता दीदी, लता जी से कह के सम्मानित किया जाता है। सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, इन लोगों के ऊपर जांच हो रही है। इन्होंने भारत के पक्ष में अपनी बात को रखा, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही जो लगातार देश में झूठ, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, देश में झूठ, भ्रम और हिंसा को फैलाने की माचिस जलाते हैं। आइए अब आपको मैं 3 आंदोलन बताता हूं। आंदोलन नंबर 1 शाहीन बाग, आंदोलन नंबर 2 370 का खात्मा और आंदोलन नंबर 3 किसान आंदोलन। शाहीन बाग सीए के नाम पर डर की दुकान, कश्मीर में आग लग जाने की धमकी, 370 का खात्मा, ये बाइटें हैं लगातार। किसान आंदोलन, सोचिए, मंडिया एमएसपी खत्म होने का डर दिखाया जा रहा है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ता हूं मैं। पॉइंट नंबर 2, शाहीन बाग में महीनों तक धरना हुआ, एक सड़क को जाम करके रखा गया और फिर कहा गया कि देखिए हमारा हक है। 370 में दिग्गज विपक्षी नेताओं ने विरोध का झंडा उठाया, कहा देखिए राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि कितने कश्मीरियों को मार दिया गया है, वहां पर खून बह रहा है। यह बाइट आई राहुल गांधी की। किसान आंदोलन, दिल्ली के कई बॉर्डरों पर कब्जा है, मैं कब्जे शब्द को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। दिल्ली के कई बॉर्डरों पर कब्जा करके बैठे हैं लोग। बढ़ता हूं मैं आगे। शाहीन बाग, सरकार को मुस्लिम विरोधी कहा गया कि इस देश में मुसलमानों में बड़ा डर का माहौल बना हुआ है। 370 का खात्मा, सरकार को कश्मीरियों के खिलाफ बताया गया, जबकि आम कश्मीरी खुश है 370 के खत्म होने के बाद। सिर्फ कुछ परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कुछ और परिवार परेशान है। किसान आंदोलन, सरकार को किसान विरोधी बताया गया। अब मैं आता हूं चौथे पॉइंट पर जो महत्वपूर्ण है बड़ा। शाहीन बाग, नागरिकता किसी की नहीं गई, लेकिन दिल्ली में हिंसा हो गई, कईयों की जानें चली गई। अंकित शर्मा के पेट में चाकू खोद दिए गए कम से कम 20 बारी या 30 बारी। उसके बाद 370 का खात्मा, 370 हटा, विरोधियों का एजेंडा फेल हो गया और कश्मीर में खुशी की लहर है। किसानों का आंदोलन, एमएसपी मंडियां चालू है, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई, 350 से ज्यादा, करीब 400 पुलिस वाले घायल हो गए। यह सच्चाई है, लेकिन किसी ने घायलों के परिवार से उनके हाल नहीं पूछा। लेकिन सबको राकेश टिकैत के उस समय के आंसू दिखे, लेकिन उन 350 परिवारों के आंसू किसी को नहीं दिखे। मैं जानना चाहता हूं क्यों। बढ़ता हूं मैं आगे। अब जो कि बड़ा कॉमन फैक्टर है, बड़ा कॉमन फैक्टर, आप बोलेंगे लगता है गलती से टाइप हो गया। नहीं, यह गलती से टाइप नहीं हुआ। शाहीन बाग, 370 का खात्मा, किसान आंदोलन। व्यूअर्स, आज मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये जिम्मेदारी के साथ हम लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि पर हमला
लगातार करने का प्रयास हुआ, चाहे वो 370 वाला हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। लगातार देश की अस्मिता पे हमला करने की कोशिश हुई, देश की ढांचा, जो मूलगत ढांचा है, उसको हिलाने की कोशिश हुई। निशाना सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं थे, निशाना देश था। देश को निशाने पर रख के नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा गया, और यही बड़ा कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरनेशनल प्लानिंग के साथ भारत को बदनाम। सोचिए किसान आंदोलन की टूल किट में वो जो क्रेटा ने ट्वीट किया, उसमें चाय और योगा वाली छवि पर हमला। सोचिए आप, ये किस मानसिकता की सोच हो सकती है कि भारत का कोई वासी, आप तो नहीं चाहेंगे कि भारत की चाय की छवि, योगा की छवि पर हमला हो। और सोचिए इस देश के अंदर, मैं बार बार मैं भूल नहीं पा रहा लगातार इस हफ्ते इस बात को, कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की जांच हो रही है भारत के पक्ष में ट्वीट करने के लिए। और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे की पार्टियां शामिल है, ये किस देश का निर्माण वो करना चाह रहे हैं? जो बोलने की आजादी के अपने आप को चैंपियन मानते हैं, कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार में बोलने की आजादी किसी को नहीं है, लेकिन अपनी सरकारों में आप उन पर जांच करवाते हैं जो देश के पक्ष में लिखते हैं। मुंबई पुलिस के पक्ष में भी इन्होंने लिखा था। आइए मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। आज संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मणिपुर के प्रभारी, बड़े दिनों बाद वापसी कर रहे हैं आर पार में। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये भी बड़े दिनों बाद आज आर पार में आए हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, हर आंदोलन में ये भी हिस्सा ही रहते हैं। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, इनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ आज एक बड़े खास मेहमान हैं, और मेरे साथ है वीरेंद्र चौधरी साहब, किसान नेता हैं, और ये महेंद्र सिंह टिकैत के साथ इन्होंने काम किया है, और राकेश टिकैत के साथ भी कुछ काम किया होगा, इसकी मैं जानकारी इनसे लूंगा। लेकिन आज शुरुआत आपसे करता हूं मैं। वो मना कर रहे हैं कि मैंने राकेश टिकैत के साथ काम नहीं किया, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ जरूर काम किया है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन आज की चर्चा मैं शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव से। विवेक जी। हाँ जी, बोलिए साहब। हाँ, माशाअल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज आप, बहुत स्मार्ट भी दिख रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे, फ्रेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। ये आंदोलन में किरदार भी वही रहते हैं, टारगेट भी वही रहता है, लेकिन आंदोलन का नाम बदल जाता है। आपको राकेश टिकैत सीएए में शाहीन बाग पे बैठे कब दिखे थे? आप जरा ये बता दीजिए मुझको। या बालकरण सिंह बराड़ आपको कब दिखे थे कि वो बैठे हों जब लव जिहाद के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे? तो किरदार सेम कैसे हो गए सर? इस बार किसानों का आंदोलन है और शाहीन बाग अलग लोगों का आंदोलन था। जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, और कुछ राज्यों में बीजेपी, जो जो मुद्दे उठते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, उसकी मुखालिफत करते हैं कई बार। तो ये तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। अब इसमें क्या दिक्कत है, मुझे आप बताइए। अच्छा, अभी आपने डेमोक्रेसी की बात करी, खड़े हुए सीएए के लिए। देखिए, आपको मैंने आज पहली बार मैंने आपको डिबेट को ओपन करने का मौका दिया, आप उसकी तो लाज रखिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, अगला सवाल भी आपसे। आपने भी डेमोक्रेसी का एक पूरा भाषण दिया था कि डेमोक्रेसी का ये हिस्सा है। ये लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर भी लोकतांत्रिक देश में रहती हैं, या फिर मुंबई अलग भूभाग बन गया इस देश का? उनकी जांच किस बात में करवा रहे हो? तो कभी नहीं कहा। आप डेली नरेंद्र मोदी के बारे में, आप डेली नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में यहां पर कई ऐसी बातें कहते हैं जो सच भी नहीं होती। आप पर कितनी जांच हुई है अभी तक, बताइए मुझे। लगातार आप हर चैनल पे बैठते हैं, डेली ज्ञान देते हैं। बताइए जी। बिल्कुल, देखिए अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज तो बोलेंगी, क्रिटिसाइज करेंगी गवर्नमेंट को, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आज सचिन तेंदुलकर जी अचानक अपने सुपुत्र के भविष्य को बनाने के लिए इधर उधर की बातें अगर करने लग जाते हैं, और अगर वो ऑनेस्ट है, तो डर किस बात का है? किस बात का डर है? अगर आप ऑनेस्ट पत्रकारिता कर रहे हैं और टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी डरना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से जो ऑनेस्ट है, अब तो मैं तो कह रहा हूं मतलब सरकार को क्लीन चिट दे रहा हूं। डरे हुए हैं लता मंगेशकर को भी। लता दीदी के बारे में आप क्या बोलेंगे, लता जी के बारे में? नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप सुनिए, हम लता मंगेशकर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सचिन तेंदुलकर की भी क्रिकेटर के क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी रिस्पेक्ट करी अभी आपने बोला वो अपने बेटी का करियर बनाने के लिए वो कर रहे हैं, वो दबाव में है। अभी आपने बड़ी इज्जत करी उनकी, बड़ी इज्जत अफजाई करी आपने। अपने टॉपिक सुना देश में, सुना क्रिकेटर, लेट हिम स्टिक टू क्रिकेट।
Let him stick to cricket, okay. Why is he commenting on topics जो उसके टॉपिक ऑफ उसका एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसमें आधा अधूरा ज्ञान लेकर के सेलिब्रिटी स्टेटस का मिसयूज क्यों कर रहे हैं? सनी देओल साहब दीप सिद्धू को लेकर के बैठ गए थे, 7 RCR पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अब आपने अपनी बात को रखा, मुझे नहीं पता सनी देओल को देखिए श्रीवास्तव साहब, अब आपने 3.5-4 मिनट बोला, अपनी बात को रखा, आपने उसके अंदर लता मंगेशकर को, सचिन तेंदुलकर को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए ये लोग रिहाना, मियां खलीफा इतना कहा है और ग्रेटा के पक्ष में है और सचिन तेंदुलकर पर शक कर रहे हैं, लता दीदी पर शक कर रहे हैं। लता मंगेशकर ने एक गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आप सुनिए आवाज को, अब अपनी आवाज को धीमा करिए सर, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। विवेक जी, ये दूसरे चैनल नहीं है जहां पर लगातार बोलने को मिले। आपकी बात को हमने सुना, पूरा वक्त आपको दिया जी, बहुत बहुत आपको पूरा वक्त दिया। लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं वतन पे, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। हालांकि जो लता दीदी ने गा दिया वो देश का कोई भी सिंगर उसको बेहतर नहीं गा सकता, तो मैं भी क्या कहूंगा। लेकिन आज वाकई मेरी आंख में पानी है। मेरी आंख में पानी इसलिए है कि लता मंगेशकर को लेकर, सचिन तेंदुलकर को लेकर इस तरह की बात हो रही है। और जो कांग्रेस के नेता ने मुंबई में बोला, जो कांग्रेस के विधायक है जो मिलने गए वहां के होम मिनिस्टर से, उन्होंने जो बोला उसको देखकर मेरी आंख में भी पानी है। पानी इसलिए है कि ये लोग देश की आन बान और शान है और इन पर हम शक करते हैं। संबित, मैं आपका रुख करता हूं। कुल मिलाकर आंदोलन बहाना होता है, निशाना नरेंद्र मोदी होते हैं और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है देश की छवि को खराब करना। अगर कोई देश की छवि को सुधारे तो वो बिक चुका है। कल तक तो मीडिया पर यह लांछन लगता था, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा जाता था। अब तो भारत के उन आइकॉन्स को भी बुरा भला कहा जाता है जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। 9270 बचा क्या है? देखिए अमीश भाई, आप तो वो कहावत जानते ही होंगे, मुंह ऊपर करके सूरज के ऊपर थूकने से थूक अपने ऊपर ही गिरता है, सूरज के ऊपर थूक नहीं गिरता है। आप लता मंगेशकर के खिलाफ कहेंगे, आप सचिन तेंदुलकर के चेहरे पर कालिख मलना चाहोगे तो कालिख आपके ऊपर ही गिरेगा, थूक आपके ऊपर ही गिरेगा। कोई लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होगी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, यहां पर अभी कह रहे थे विवेक जी कि आप इधर उधर की बातें कहेंगे, आप अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होगा। ये ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाएंगे, ये ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाएंगे लता मंगेशकर को, ये ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाएंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को। इधर उधर की बात ये पढ़ाएंगे। ये बोल रहे थे वो क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर ही रहे ना। अरे किसने बनाया था उनको सांसद? वो सांसद भी हैं, वो केवल क्रिकेटर नहीं है। और ना भी होते, लता मंगेशकर भी सांसद रही है, और सांसद ना भी होते तो वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान के हक में खड़ा होना ये इधर उधर की बात नहीं है। इधर उधर की बात होती है जब आप मियां खलीफा के भक्त बन जाते हैं और लता मंगेशकर के खिलाफ बोलने लगते हैं। इधर उधर की बात होती है जब आप सचिन तेंदुलकर पे तो शाही गिराते हैं, मगर रिहाना करके दिन रात आप रिहाना के भक्त बन जाते हैं। ये होती है इधर उधर की बात। और भारत रत्न, अरे एक परिवार में आप लोग, आप जैसे डायनेस्टिक जीवी ने, ये जो परिवार जीवी लोग हैं ना, इन्होंने एक ही परिवार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया। नेहरू जी को, इंदिरा जी और नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया। आप देखिएगा इतिहास, उन्होंने कागज पे लिख के खुद को रिकमेंड कर दिया कि हम भारत रत्न हैं, हम रत्न हैं। संबित, लेकिन मेरा मूलभूत पॉइंट यह है जो आज हमारी डिबेट का विषय है, आखिरकार एजेंडा एक ही होता है कि भारत की छवि इंटरनेशनली डैमेज हो। देखिए मैं आपको एजेंडा बताता हूं, इनके एजेंडे पर एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। इनको लगता है ये कहां से आके प्रधानमंत्री बन गए, ये कैसे हो सकता है, और ये तो लंबा बनने के लिए आ गया है। ये चाहते थे कैसे भी येन के प्रकारे इन्हीं का जो गांधी परिवार है, इन्हीं की डायनास्टी चलती रहे। ये बपौती मानते थे इस देश को। 2014 से इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा करके, कभी चर्च पे अटैक हुआ, रे देखो चर्च पे अटैक कर दिया, ओबामा जी से कुछ बुलवा लेना, उसके बाद अवार्ड वेप्सी के नाम पे यहां सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेटर बोल रहे हैं। ये स्वरा भास्कर और ये सारे लोग कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं।
ये कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो सब बल्ले बल्ले। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर कर रहे हैं, ये तो गायिका है, ये तो क्रिकेटर है, ये अपनी औकात में रहे, वाह। और स्वरा भास्कर मल्लिका है, कमाल की बात है। ये सब अवार्ड वापसी कर रहे थे ना। उसके बाद सीएए में बैठ के स्वरा भास्कर का तो दिल्ली के दंगों को भड़काने में हाथ है, वो तो ट्वीट कर रही थी कि आप स्ट्रीट्स को हिट करिए। नहीं, वो देखिए, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही मकसद है, मोदी को हटाओ, और मोदी हटाओ के चक्कर में इनके मुंह पे अब भारत हटाओ आ गया है। ठीक है, मोदी जी पे अटैक करते करते ये भारत पे अटैक करना शुरू कर चुके हैं। और देखिए, हिंदुस्तान की जनता ये सब देखिए, आप क्या सोचते हैं, मियां खलीफा के साथ खड़े होंगे और लता मंगेशकर को गाली नरेंद्र मोदी से कहीं बड़ा करेगा? नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी को आपने भारत बना दिया। ये आ गए मियां खलीफा के भाई आ गए, नरेंद्र मोदी है, कल को ये आ गए आपके अटल ये विवेक खलीफा जी है, कोई और है। ये देखिए जरा, ये विवेक खलीफा जी को देखो जरा, नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप क्या थोड़ी गंभीरता, मियां खलीफा कोई गंदी चीज है क्या? मैं तो उनका नाम लिया, बिल्कुल। आप बताओ, मियां खलीफा को पसंद नहीं करते हैं आप लोग? तो मियां खलीफा का ट्वीट कर रहे हैं, मियां खलीफा के मियां, अरे आप पहले बताओ नहीं, आप बताओ मियां खलीफा के भाई साहब, अरे ये मियां खलीफा के भाई साहब जो आप लोगों ने कलंकित किया, मैं तो पूरा सुन रहा। देखो ये विवेक खलीफा जी को चुप तो कराओ जरा। आपकी बात रमेश भाई, ये कहां से खलीफा? मोदी डोंट वरी, हमारे पास तो मोदी है, कम्युनिस्ट पार्टी में है कौन सा? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, कम्युनिस्ट पार्टी में कौन है, बताओ नाम। अरे मुझे लगता है भाषा का स्तर करिए कि रविंद्रनाथ टैगोर बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर ना कोई दूसरा है ना कोई होगा। अब आपको अब नरेंद्र मोदी की वेशभूषा से भी आपको दिक्कत होने लग गई। मुझे तो समझ नहीं आता, कि आज नरेंद्र मोदी ने एक कांग्रेसी की तारीफ करी है। लेकिन रुकिए, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। दाढ़ी तक पहुंच गए, ये दाढ़ी तक पहुंच गए। अब मुझे जवाब देना। नहीं बिल्कुल। देखिए क्या हुलिया बना रखा है प्रधानमंत्री हो भाई। सुनिए, कभी आपकी दाढ़ी छोटी, कभी लंबी, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का चोगा। बैठो, आपको स्वामी विवेकानंद अब याद आए? ये मियां खलीफा के भाई साहब को जरा चुप कराओ जरा। अमीश भाई, ये जरा मियां खलीफा के भाई को चुप तो कराओ, मैं बता तो लूं, मैं बात तो कर लूं। अच्छा ठीक है, पढ़े लिखे भाई साहब, शांत बैठो जरा शांति। अब मुझे अबे दुबे के पास भी जाना है। 30 सेकंड में बोलिए, देना अबे दुबे। देखिए, आप मैंने कहा था ना, ये मोदी पे अटैक करना है। मोदी कभी दाढ़ी छोटे रखते हैं, मोदी कभी दाढ़ी बड़ी रखते हैं। बताओ, दाढ़ी से भी इनको आतंक आ जाता है, दाढ़ी से भी डर लगता है। आप बताइए, ये प्रवक्ता है किसी पार्टी के? ये मोदी कितनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, उसके आधार पे इनकी पार्टी चलेगी। ठीक है, अब बताइए, इतनी बड़ी दाढ़ी रखेंगे, आपको क्या जा रहा है? दाढ़ी नहीं रखेंगे, आपको क्या जा रहा है? देश इस पे चलता है क्या? मैं ठीक है, समय मुझे लगता नहीं इस विषय पर आपको जवाब भी देना चाहिए। मुझे लगता है ये पॉइंट है। लेकिन आप देखिए डिस्कोर्स का लेवल क्या हो गया। डिस्कोर्स का लेवल क्या हो गया कि आज प्राइम मिनिस्टर ने सदन में गुलाम नबी आजाद, क्योंकि राज्यसभा रिटायर हो रहे थे, तो ही गॉट इमोशनल, वो इमोशनल हो गए, वो भावुक हो गए, और उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करी। उन्होंने बोला, गुलाम नबी आजाद साहब जब गुजरात की एक बस पर अटैक हुआ तो वो बड़े भावुक हो गए, एक जैसे माता पिता आहत होते हैं वैसे आहत हुए। उन्होंने मुझे फोन किया और वो खुद रोने लगे। आज मोदी पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं के प्रति संवेदनहीन है, लेकिन आज राज्यसभा में जो हुआ वो आरोप लगाने वालों के लिए वाकई आईना है। जरा सुनिए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने ट्वीट करा कि देखिए, इस तरह के आंसुओं से कुछ काम नहीं चलता। राधिका खेड़ा ने इस तरह का ट्वीट करा। लेकिन अब सोचिए, कोई आप कांग्रेस के नेता की तारीफ कर रहे हैं, उसको करते करते आप भावुक हो रहे हैं, तो उस पर भी शक पैदा करना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अबे जी, नरेंद्र मोदी का विरोध है या नरेंद्र मोदी के विरोध के चलते चलते देश का ही विरोध करते चलेंगे? आप पॉलिटिकल विरोध करिए, नफरत खाए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री है। मैं अपेक्षा करता हूं कि कुछ समय मुझे बोलने के लिए आप जरूर देंगे, निर्बाध रूप से। देखिए, देश के करोड़ों दर्शक जो ये टीवी देख रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा सच में उजागर करता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी करोड़ों हिंदुओं के विरोधी हैं। पूरे देश को लड़ा दिया इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर। आप जानते हैं, 12/12/2019 को यह एक्ट आया और 1/1/2020 को लागू हो गया। गौर से सुनिएगा,
एक भी हिंदू भाई को जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे पड़ोस के देशों के, खासकर पाकिस्तान के, उनको एक को भी नागरिकता नहीं दी नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि चुनाव था, इसलिए देश को विभाजित करना था। उसके बाद आज तक नियम नहीं बनाए और 15,000 लोग वापस जाने की तैयारी में, 600 लोग तो अधिकृत रूप से वापस उन देशों में चले गए जो यहां पर नागरिकता की बाढ़ जो रहे थे देश के लोगों। ये जान लीजिए। अभी अमीश देवगन जी ने कहा कि ये आंदोलन हुए और नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए नहीं, देश की छवि सर, देश की छवि, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया गया, देश की छवि चाहता है। विश्लेषण में दिखाया मैंने देश की छवि। अमीश देवगन जी प्लीज, आपको देश नरेंद्र मोदी को दिखाई देता है। मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए सर, आप ही बोलिए प्लीज प्लीज। सुनिए ना, सुनिए। तमिलनाडु के किसान नवंबर 2018 एक महीने तक बैठे रहे। किसी ने उनको, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार चर्चा करना तक नहीं उचित समझा। मार्च 2018 में महाराष्ट्र के किसान 200 किलोमीटर पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए। 2 अक्टूबर 2018 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान जब दिल्ली की सीमा पर आए तो इसी गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें मार मार कर लहूलुहान कर दिया विश्व हिंसा दिवस के दिन। वो किसका प्रायोजित आंदोलन था? आज अगर गुलाम नबी आजाद जी पर आंसू बहाते हैं तो अच्छी बात है, ये सद्भावना का प्रतीक है, मगर 200 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। प्रधानमंत्री जी, एक संवेदना का बोल आपके मुंह से नहीं निकला। और ये आंदोलन का नेतृत्व आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। किसान आंदोलन का नेतृत्व कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आपने आपदाओं का अवसर में बदला पूंजीपतियों के लिए। आपने काली अंधियारी रात में ये काले 3 क्रूर कानून लेकर आए जिसका आभास भी नहीं था किसानों को, जिसका पता भी नहीं था। वो तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप भी आज भी आप झुक जाइए और बड़े नेता बन जाइए। हम सब मिलकर आपका स्वागत करेंगे। ये रिहाना कौन सी नेता है? उनके कहे के अनुसार रिहाना मियां खलीफा को कौन सी नेता बना दिया आपने? रिहाना और मियां खलीफा को कौन सी नेता बना दिया? प्रतिक्रिया आ रही है विश्व, ये तो मोदी जी के इस काम से प्रेरित होकर ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेरित नहीं किया। मोदी जी तो कांग्रेस पार्टी का ट्वीट करेगी इसके ऊपर। कनाडा, अधीर रंजन चौधरी ने क्यों बोला? कनाडा के प्रधानमंत्री अधीर रंजन चौधरी ने क्यों बोला इसके ऊपर? आपके कितने नेताओं ने बोला? गिनाऊं मैं आपको? कनाडा के प्रधानमंत्री ने बोला, जस्टिन ट्रूडो ने, पार्टी भी हो गई, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, पार्टी भी हो गई और संसदीय पार्टी भी हो गई, दोनों ने बोला। विश्व भर की हस्तियां बोल रही है। और आप लोग जो देश के पक्ष में बोल रहे हैं उनकी जांच करवा रहे हैं। आंतरिक मामलों में मोदी जी जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कह रही है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र में कह रहे हैं, चिट्ठियां लेके घूम रहे हैं, वहां के गृह मंत्री के पास जा रहे हैं, जांच करवाने की बात कर रहे हैं। आपको भी लगता है लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की जांच होनी चाहिए? देखिए, एक बात साफ कर दूं अमीश देवगन, ये रिहाना के पक्ष में तो आपके नेता बात रखेंगे और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पे जांच खुलवाएंगे। देखिए, 20 बार आपके सम्मित पात्रा जी ने मियां खलीफा का नाम लिया है। कितना पसंद करते हैं उससे समझ लीजिए। न लता मंगेशकर के लिए न सचिन तेंदुलकर की जांच है, ये जांच है भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित प्रयासों की, उनकी धृष्टता की, कि कहीं उन्होंने तो दबाव बनाकर ये ट्वीट नहीं कराए। इतनी बड़ी भारत रत्न हस्तियां, उनको दबाव में तो नहीं लाया गया। ये उनके हित की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या लिखा था देश में? अच्छा, मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने ऐसा क्या लिखा था जिसको बेदबाव चाहिए? बताइए सर। देखिए, समूचा देश आंदोलित है। नहीं, क्या लिखा था लता मंगेशकर और सचिन लता दीदी ने और सचिन तेंदुलकर ने, अजय देवगन ने, अनुपम खेर ने, अक्षय कुमार ने, ऐसा क्या लिखा था जिस पे दबाव चाहिए? मैं जानना चाहता हूं। बताइए ना। आप कह रहे कि कोई दबाव होगा, दबाव किस चीज के लिए? बताइए। यही तो जानना चाहते हैं हम कि भगत सिंह पे क्या दबाव था? जो फांसी चढ़ गया था वो देश के लिए चढ़ा था। सुनिए यही आप जानना चाहते हैं। आज मैं आपको बताता हूं दबाव क्या होता है। दबाव सुनिए, एक सेकंड मेरे कार्यक्रम में। भगत सिंह पर कौन सा दबाव था जो वो फांसी चढ़ गया था? चंद्रशेखर आजाद पे कौन सा दबाव था जो उसने खुद को गोली मार ली थी? मैं जानना चाहता हूं। और अब आप सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की बात करते हैं। आप सचिन तेंदुलकर का मैं आपको किस्सा बताता हूं। 23 मई 1999 सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हो रहा था उसमें 100 स्कोर किया था, सेंचुरी बनाई थी। और आपको पता है, उससे कुछ दिन पहले, सिर्फ 3 दिन पहले
उनके फादर का देहांत हुआ था, उनके पिता का देहांत हुआ था और बड़ी इमोशनल सेंचुरी थी उनकी। किसका दबाव था? दबाव नहीं था अबे जी, विवेक जी, दबाव नहीं था, देश के प्रति समर्पण प्रेम था। जो अपने पिता के देहांत के बाद, जब उनका चौथा भी नहीं हुआ था, आप समझते होंगे चौथा क्या होता है, चौथा भी नहीं हुआ था, वो उठ के आके भारत के लिए खेला था, क्योंकि टीम इंडिया को उसकी जरूरत थी, उसकी पारी की जरूरत थी। कोई दबाव नहीं होता अबे दुबे, देश के प्रति प्रेम करने का कोई दबाव नहीं होता। आप पे कोई दबाव डाल सका जो देश के प्रति आप प्रेम करो या नफरत करो? कोई दबाव आप पे नहीं बना सकता ना। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता सही नहीं है। आप लोग बड़ी पार्टी के नेता हैं, इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो हल्कापन आएगा। संबित पात्रा, आप अपनी बात को रखिए। अब देखिए अमीश जी, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा क्या लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ऊपर कोई दबाव था, इसकी जांच वो करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या कोई दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर था कि वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर, उनके प्रतिमा के ऊपर वो स्याही फेंके, काला इंक फेंके? क्या कोई दबाव था कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वो लता मंगेशकर के खिलाफ कहे? जांच कर लेते आप अपने अंदर से, उसके बाद कहते। हमने तो दबाव नहीं बनाया था कि आपके कार्यकर्ता सचिन तेंदुलकर के ऊपर स्याही फेंके, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा आज जो बताएंगे कि मोदी जी के कैसे हिंदू विरोधी हैं। कल तक तो कह रहे थे मुसलमान विरोधी हैं, आज कह रहे हिंदू विरोधी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से। देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, दो बड़े चीज हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर हमारे देश के एलओपी गुलाम नबी आजाद साहब ठीक रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं पाकिस्तान नहीं गया, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो विश्व का सबसे खुश मुसलमान है। ये तो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि इस देश में मुसलमान दुखी है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि वो गुलाम नबी आजाद साहब भी तो कांग्रेस के हैं, से सहमति रखते हैं या गुलाम नहीं? नबी कौन सा आपके हैं? वो भी तो कांग्रेस के हैं। हालांकि कांग्रेस के निशाने पर है आजकल, लेकिन है तो कांग्रेस के ही। अमीश जी, नहीं, मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस बात पे विश्वास रखते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा खुश मुसलमान है और सबसे अच्छे तरीके से हिंदुस्तान में रहता है? अबे दुबे जवाब सबसे दुखी है। ठीक है सब अबे दुबे जवाब 30 सेकंड, देन पुष्पेंद्र चौधरी। अमीश जी देखिए, पहले तो मैं चाहता हूं सिर्फ 10 सेकंड आपकी जो भावनात्मक बातें थी उसका एक भावनात्मक जवाब देना चाहता हूं। हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि मूर्धन्य क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, मूर्धन्य गायिका लता मंगेशकर जी का अभूतपूर्व योगदान है हिंदुस्तान के निर्माण में, लेकिन उन पंजाब और हरियाणा के किसानों के योगदान को मत भूलिए। 1965 में जब एमएसपी आया, जानते हैं क्या परिस्थितियां थी? सिर्फ 12 मिलियन टन गेहूं का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता था, और जितना हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था उतना ही फॉरेन रिजर्व हमारे पास था। और ये पंजाब और हरियाणा के किसान थे जिन्होंने समर्थन मूल्य लागू होने पर 26 मिलियन टन गेहूं पैदा किया और भारत को, हिंदुस्तान को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया। नहीं, देखिए किसी की इज्जत करना दूसरे की बेइज्जती करने के बराबर नहीं होता। ये आपका एग्जांपल गलत है। मैं वीरेंद्र चौधरी का रुख करता हूं, पुष्पेंद्र चौधरी का रुख करता हूं। दोनों किसान नेता हैं और वीरेंद्र चौधरी जाने माने किसान नेता हैं। मैं वीरेंद्र जी और पुष्पेंद्र जी आपके पास आता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण डिस्कशन हम कर रहे हैं आज, इसमें किसान आंदोलन भी सम्मिलित है। लगातार हमने देखा है कि पिछले गत वर्षों के अंदर, खास तौर पर 2019 के बाद जब से सेकंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से हमने देखा है किस तरह की मोटर स्प्रेंडी होती है और किस तरह से घटनाक्रम होता है। चौधरी साहब, आप भी किसान हैं, आपको लगता है कि आपसे मैं जानना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर और लता दीदी की जांच होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं इस विषय के ऊपर? और क्या आपको लगता है ये जो पूरे आंदोलन है ये संचालित होते हैं या जेन्युइन है? ये मेरे से संबोधित है मामला? जी सर, जी सर। वीरेंद्र चौधरी, अगर मेरे से संबोधित है तो मान्यवर मैं ये कहना चाहूं, बहुत बढ़िया करा मेरे घर वालों ने मुझे दिल्ली के आसपास नहीं पढ़ाया, गांव के स्कूलों में और कस्बों के कॉलेज में रह गया। दिल्ली पढ़ाया का तो बुरा हाल हो रहा वहां करके, कौन कौन क्या क्या कर रहा। भाई लता मंगेशकर आइकन है इस देश की, सचिन तेंदुलकर आइकन है इस देश का, इससे देश का सम्मान बढ़ता है। और रही बात ये इसकी, ये जो बोलने वाले हैं 370 हटाओ, हमसे नहीं पूछा, सीए लागू करो, हमसे नहीं पूछा,
किसान बिलों के ऊपर हमसे नहीं पूछा। ये जो इनके प्रतिनिधि संसद में बैठे जिनकी मौजूदगी में बिल पास हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं वहां? वे भत्ता क्यों ले रहे हैं वहां से? अपने घरों को नहीं बैठते आके? सदन में रहेंगे, पेंशन लेंगे, सब कुछ करेंगे, दिल्ली मकान लेंगे, अंदर वोट देखा आवेंगे, बाहर मना करेंगे। क्या सांग है यो? कोई हमें बता तो दो। इनकी किंग है बोल रहे, किंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? पर आपने तो महेंद्र टिकैत साहब के साथ काम भी किया। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि देखिए अब ये आंदोलन है और उनका आंदोलन डेली एक नई मांग को लेकर आ जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं महात्मा के साथ, वो महात्मा था, वो एक चमत्कार था। महेंद्र सिंह टिकैत एक महामानव था। वो कम पढ़ा हुआ था, कॉलेज में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बुद्धि बहुत चलती थी। मान्यवर, मैं उनके साथ रहा हूं और उनके साथ अगर कहीं हिंसा गलती से हो गई, किसी आंदोलन में कहीं हिंसा हो गई गलती से, आंदोलन कॉल ऑफ। उन्हीं महेंद्र सिंह टिकैत की परंपरा पे नरेश टिकैत चले। दिल्ली में हिंसा हुई, 26 जनवरी को झंडे के साथ बेइज्जती हुई, उन्होंने आंदोलन कॉल ऑफ हुआ, लेकिन उनका सेनापति बगावत कर गया। वो सेनापति बगावत कर गया। उसने जो चौधरी है, खाप का चौधरी है, जिसका वर्ड लास्ट होता है, बालियान खाप का चौधरी है, उसके ऑर्डर को डिसोबे किया। कोई इंटरेस्ट था, कोई बात थी। चौधरी आज भी दुखी है और चौधरी वहां बैठा है। चौधरी को बुलवा लो, अमीश जी, सरकार को राय दे दो। चौधरी को बुला लो, हिंदुस्तान की भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष को बुला लो, सेनापति को हटाओ। तो सेनापति देखिए, आप बड़ी आपका बड़ा सम्मान है। राकेश टिकैत का फिर इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम राकेश टिकैत के साथ खड़े हैं, आरएलडी कह रही है कि हम अब राकेश टिकैत के साथ खड़े हैं। अमीश जी, एक बात सुनिए, 1 मिनट लगेगी, आपका ज्ञान में वृद्धि कर दूं जी। राजा हर्षवर्धन ने टिकैत की 34 नस्ल पहले एक रिश्ता किया था, अपनी बहन राजश्री का रिश्ता किया था। तब टिकैत की पदवी दी थी राजा हर्षवर्धन ने। और टिकैत केवल वो होता है जो बालियान खाप का चौधरी होता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद नरेश टिकैत बालियान खाप का चौधरी है। किसी और को टिकैत लगाने का अधिकार नहीं है, राकेश को भी नहीं है, किसी को नहीं है। केवल टिकैत के सम्मान, टिकैत शब्द की कृपया बेइज्जती मत करें। टिकैत का अधिकार केवल नरेश टिकैत है। टिकैत का मतलब बालियान खाप का चौधरी। इसे उसे मत करिए। राष्ट्रपति एक हुआ देश में, सारा खानदान राष्ट्रपति नहीं लिखता। आप भी एंकर हैं, आपका सारा घर एंकर नहीं लिखने का। ये मत करिए, तथ्यों को सही लाइए। ये जो सारे तथ्य गलत कर दिए, पुष्पेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र चौधरी, आपने सुना जो महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम कर चुके हैं, बोट क्लब में गोलियां भी इन लोगों ने खाई। वीरेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र चौधरी क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी थी? विदेश स्क्रिप्ट लिख रहा है इस पूरे आंदोलन की पटकथा, विदेशी लोग लिख रहे हैं, इसलिए जनता का समर्थन अब नहीं है? नहीं, देखिए, कोई विदेश से कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है और किसानों का प्योरली ये आंदोलन है। इसमें 40 लोग हैं जो निर्णय लेते हैं। ना तो कोई अकेले राकेश टिकैत कोई निर्णय ले सकते हैं, ना कोई अन्य दूसरा व्यक्ति कोई निर्णय ले सकता है। ये जो है अनेकों संगठन इसमें लगे हुए हैं, जो सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है, टीकरी बॉर्डर पे मौजूद है और गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है, नरसिंहपुर पे मौजूद है। और सारे देश प्रदेश के जो है जो प्रदेश है अपने, पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, सभी लोगों के, सभी जाति धर्मों के किसानों का ये आंदोलन है। मूल रूप से इसकी 2 मांग है। एक, एमएसपी की लीगल गारंटी की जाए और इन कानूनों में जो है इनको वापस लिया जाए। मेरा ये स्टैंड रहा है शुरू से कि यदि एमएसपी की लीगल गारंटी कर दी जाती तो कानूनों में कुछ संशोधन के साथ किसानों को तैयार किया जा सकता था। इसी विषय को हम बार बार यहाँ रखते रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं। उन्होंने कहा है और हमने उनका धन्यवाद भी दिया है। प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान है, उनकी बात पे विश्वास है। जो उन्होंने कहा है कि एमएसपी थी, है और चालू रहेगी, लेकिन इसमें उन्होंने जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था उसके बारे में बात की है। ठीक है। ये इसके अलावा दूसरी व्यवस्था जो खड़ी कर रहे हैं इन कानूनों के माध्यम से, उसमें भी यदि एमएसपी लागू हो जाती आपको लगता नहीं है राकेश टिकैत हो जाता? जाट पॉलिटिक्स की अब राजनीति कर रहे हैं, वो जाटों के नेता बनना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो तो बात करें कि नेताओं को अपनी पेंशन भी छोड़ देनी चाहिए, युवाओं को नौकरी भी मिल जानी चाहिए। ये किसान, ये एमएसपी तक तो मामला सीमित नहीं रहा है। इसीलिए ये जो टूल किट थी इसमें लिखा भी था कि आंदोलन वापसी हम नहीं कर सकते अगर कानून वापस भी हो जाए तो। वो जो ग्रेटा सहयोगी है किसान आंदोलन में, उसने जो ट्वीट करा वो सबके सामने है।
और उसको पहले ही पता था 26 जनवरी को हिंसा होने वाली है। आपको और मुझे नहीं पता था, लेकिन ग्रेटा को विदेश में बैठ के पता था, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट उससे क्या जो करवा रहा था वो कर रही थी। अमीश जी इसमें ऐसा है, एक मिनट मुझे बोलने दो। सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, दिवाओ हिस्सेदारी, इस राकेश को चाहिए। चौई साहब रुक तो जाओ, सारी बात हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, कहां परिभाषा ला रहे हैं आप? आपका बड़ा सम्मान है। हाँ देखिए ऐसा है कि ये क्या कह रहे हैं वीरेंद्र चौधरी की राकेश टिकैत को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सारी दुकान सत्ता की है। जवाब दीजिए पुष्पेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी की बात, सत्ता की हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है। ठीक है, ये दामों की लड़ाई है, प्रश्न आपने पहले पूछा, पुष्पेंद्र जी को जवाब सुनिए। उनका देख नहीं लिया उनका जो कह रहे हैं। एक मिनट, जो कह रहे हैं कब को समझोगे आप? अरे भाई वो आदमी हिंदी बोल रहा था, समझ में हिंदी नहीं आ रही क्या? उसकी इच्छाएं क्या है, उसका क्या गोल है, उसका समझ में नहीं आ रहा। अरे 25 तारीख के बयान और 26 रौनक, वो जो कुटिल मुस्कान है, वो कुटिल मुस्कान कहती है क्या होता है? अपनी बारी में बोलना ठीक रहेगा। देखिए सीरियस, देखिए अमीश जी का सीरियस डिबेट होता है, पूरा देश इसको देखता है। अरे सारी बातें अपने अपनी बारी में कहेंगे तो सबकी बात चली जाएगी। अरे पूरा देश मेरा निवेदन ये है कि व्यक्तिगत रूप से शहर वाले बोल रहे हैं यहाँ, जो गांव में आ गया वैसे तो 90% गांव बता, 70% और गांव वाले की सुनने में तैयार नहीं। अरे भाई ये मैं शहर में से नहीं है, मुझे इस काम के लिए 30 किलोमीटर बोलना चाहते हो, पहले बोल लो करके तुम तो गाड़ी में पहले आप बोल लो। पुष्पेंद्र जी पहले कहां से कर दे, जो वीरेंद्र जी पुष्पेंद्र जी को 40 सेकंड दीजिए ना। जवाब दूंगा, बिना जवाब दिए जान नहीं देने का, देश को पता लग जाए ये कैसे कैसे भटकाने वाले बैठे, सबको भटका रहे। बोलिए पुष्पेंद्र, चलो बोलो क्या आप कुछ कहोगे उल्टा सीधा तो खत्म हो जाएगी तो मैं बोल लूंगा। बोलो, मेरी खत्म नहीं हो रही। मैं तो बहुत सम्मान से और विनम्रता से कहता हूं, जाओगे रेल की पटरी से नीचे उतरोगे तो बोल लूंगा, सुधार करूंगा फिर। मेरी बात हो जा रहा है, उसके बाद कहना। अरे मैंने पहले आप कहना चाह रहे हो, पहले कह लो। कल भी यही बात हुई थी, इस पे बहस वे करे जिनके हाथों में खुरदुराट हो, जोन से खेत में से आए हो, जो नोएडा में से उठ के, जो कौशाम्बी में से उठ के। पुष्पेंद्र जी जो सीए का आंदोलन था, जो किसान आंदोलन है, आप देखिए बिल्कुल इसका ढांचा वैसा का वैसा ही निकल के आ रहा है। सीए के आंदोलन के बाद शाहीन बाग में हिंसा हुई, यहाँ पर 26 जनवरी को हिंसा हुई। पूछा है तो मुझे बोलने दो। हाँ जवाब पुष्पेंद्र जी बोलिए। वीरेंद्र चौधरी जी 40 सेकंड दीजिए, आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए सर, आपकी उम्र बहुत है, हम आपका सम्मान करते हैं। पुष्पेंद्र जी बोलिए, इस पर जवाब दीजिए। 26 जनवरी की जो हिंसा हुई क्या है? दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है। अब बताइए 26 जनवरी की हिंसा में आप कह रहे हो कि ये बीजेपी के लोग शामिल हुए पड़े हैं। अगर बीजेपी के लोग शामिल हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको बचाने के लिए लीगल एड क्यों दे रही है? अब पता नहीं दीप सिद्धू को भी देंगे जिसने लाल किले पर तिरंगा मिलाया क्या? मैं बता रहा हूं, देखिए दीप सिद्धू हो या कोई और हो या किसी किसान संगठन का व्यक्ति हो, राकेश टिकैत हो, पुष्पेंद्र चौधरी हो, यदि हिंसा में या गैर जो है कानूनी कार्रवाई कोई भी सम्मिलित हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। ये हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, सचिन तेंदुलकर और वो जो सम्मानित लोग हैं उनके विषय में कोई गलत, आपकी मुझसे शिकायत रहती है कि आप देखिए इसको शाहीन बाग के आंदोलन से कंपेयर मत करिए। अब आप मुझे बताइए, शाहीन बाग में ये उमर खालिद हो गया या फिर ये बाकी लोग हो गए, इन लोगों के ऊपर जांच बैठी, चिल्लाना शुरू कर दिया जांच क्यों हो रही है, जांच क्यों हो रही है, जांच क्यों हो रही है। पॉइंट नंबर 1, यहां पर उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 350 पुलिस वालों को, निहत्थे पुलिस वालों को, जिनके पास लाठी भी थी, सब कुछ था, इंजर्ड करा, उनको इंजर्ड करा, उनके ऊपर जांच हो रही है, लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है, उनके लिए हाय तौबा की जा रही है। और तो और जो देश के पक्ष में लिख रहा है, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, उन पर जांच हो रही है। सोचिए पुष्पेंद्र जी। हाँ अब मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए जहां तक किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो गिरफ्तार हो या उसके खिलाफ एफआईआर हो, चाहे वो अपराधी हो या निर्दोष हो, हमारे देश का कानून है, उसको अपनी डिफेंड करने का अधिकार है। उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी अगर उसके पास वकील नहीं है तो कोर्ट स्वयं वकील प्रोवाइड कर देता है कि भाई ये वकील आपको पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ वो किसान नेताओं को बोलना चाहिए, जो सो कॉल्ड किसान नेताओं को बोलना चाहिए इनके बारे में। उसमें पुष्पेंद्र चौधरी आप डिफेंड कर रहे हो, जिन्होंने दिल्ली में पुलिस वालों को इंजर्ड किया, उनको आप डिफेंड कर रहे हैं। बात क्या? अरे मुझे आपने बोलने नहीं दिया। आपको बोलने दिया मैंने? बोलने तो दीजिए। आपको मैंने बोलने दिया। आप कोई भी व्यक्ति अगर
एक सेंटेंस भी पूरा नहीं हो पाया। कोई भी व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायालय से उसको जो है प्रोसिक्यूशन होगा, उसको सजा मिलेगी। हमारे देश का कानून कमजोर नहीं है, ना हमारा देश कमजोर है, ना पुलिस प्रशासन यहाँ कमजोर है। पर ये सब काम करेंगे तो कमजोर हो जाता है ना, बात है। ये सब काम करेंगे अगर आप जो देश की पुलिस को इंजर्ड कर रहे हैं लोग, उनको अगर कानूनी प्रक्रिया में मदद करने की बात होगी और एक प्रदेश की रूलिंग पार्टी ये सब कुछ करेगी, तो देश कमजोर हो जाता है ना। देश कमजोर करने के लिए बाहर से गोले नहीं दागने पड़ते, बाहर से गोले नहीं दागने पड़ते। ये सब कार्य करके भी देश कमजोर ही होता है। 26 जनवरी को तिरंगे की जगह पर कोई और धार्मिक झंडा फहराकर देश ही कमजोर हुआ। ये जो तलवार मार रहा है देश ही कमजोर करा। जिसने दिल्ली में हिंसा करी उसने देश ही कमजोर करा। चाइना को गोली नहीं चलानी पड़ी थी उसके लिए, और पाकिस्तान को बंदूक नहीं चलानी पड़ी थी उसके लिए। वो घटना बिल्कुल अमीश जी गलत थी, और जिसने भी उसको कारित किया है वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले सही कैसे है? मैं ये सवाल मेरा सिंपल है। नहीं वो गलत है, मैं कह रहा हूं मैं गलत थे वो भी, जो भी जिसने भी किया, जिसके भी व्यक्ति थे, जिसके साथ भी उसके फोटो थे, सब चीजों को पकड़ करके उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। संबित, कुल मैं आपसे बिल्कुल 40 सेकंड में इस जवाब को चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि यह आपकी सरकार का भी बड़ा फेलियर है? पहले शाहीन बाग होता है, फिर दिल्ली की हिंसा होती है, फिर किसान आंदोलन होता है, किसानों के नाम पर आंदोलन होता है, और फिर उसमें खालिस्तानी एंगल जुड़ जाता है, विदेशों से सबूत मिलते हैं, और 26 जनवरी की हिंसा हो जाती है। देखिए, मोदी जी ने कल संसद में, राज्यसभा में अपने भाषण को रखते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कभी कभी इतने बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में कभी कभी फूफी नाराज हो जाती है कि अरे मुझसे पूछ लेते तो अच्छा रहता। ये शादियों में भी फूफा नाराज होते हैं, और ये फूफिया नाराज होना कोई असंभव बात नहीं। अरे ये तो नाराज केवल फूफी नाराज होने वाली बात नहीं है, देश को नुकसान हो रहा है इससे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये अगर फूफी नाराज भी हो जाती तो चलो फूफी को हम मना भी देते। ये जो फूफियाँ, 2 फूफियाँ बैठी हुई है यहाँ पे, ये फूफियाँ अगर नाराज भी होते तो हम फूफियों को मना भी लेते। मगर जब फूफियाँ षड्यंत्र करने लगते हैं, देश के बाहर दूसरे फूफियों से मिल करके, ये रिहाना, मियाँ खलीफा इत्यादि, और टूल किट जारी हो जाता है। गलती से ही तो भला हो ग्रेटा का, इस ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया टूल किट को। उस टूल किट में क्या क्या लिखा हुआ था, किस प्रकार से हिंदुस्तान को धर दबोचना है, किस प्रकार से हिंदुस्तान को खत्म करना है, पूरी उसकी गाथा उस टूल किट में थी। तो ये केवल फूफी नाराज होने वाला विषय नहीं है, ये बदमाश फूफियां हैं, ये ऐसे षड्यंत्रकारी फूफियां हैं जो चाहते हैं कि राहुल बाबा किसी भी कीमत पे अपनी बात को रखिए, कंप्लीट तो कर लूं फिर फूफी को लेके आ। अरे फूफी जी, जब मैं कंप्लीट तो कर लूं फिर फूफी बोल लेंगी। फूफा ही सही, मतलब वो तो मैं फूफी इसलिए बोल रहा था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सबका नाम फूफी रख दिया है। मगर फूफा जी आपकी अनुमति हो तो पूरा कर लो, फिर आप बोल लेना। चलो फूफा जी बोलने देखिए। अमीश जी, संबित जी, मैं एक बात नोटिस कर रहा हूं अमीश जी, ये संबित जी ने 21 बार मियां खलीफा का नाम लिया और बड़ी रौनक आ जाती चेहरे पर इनके, जब भी ये प्रोनाउंस करते आप देखिएगा, आप इसको एक बार रिवाइंड करा कर देखिएगा। ये तो 2 पूंजीपति फूफा नाराज है संबित पात्रा जी, उसका संकट गहराया हुआ है। उन 2 पूंजीपति फूफाओं की नाराजगी का कहर 62 करोड़ किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जो ठीक है। मियां खलीफा पे संबित पात्रा कुछ बोलेंगे। संबित पात्रा, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर। मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, अबे दुबे ब्रेक से पहले आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, जवाब दीजिए। नहीं, उनके तो सवालों के जवाब दूंगा, मगर मैंने एक सवाल बहुत पहले पूछा था। देखिए अमीश भाई, आज 2 महत्वपूर्ण विषय घटित हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। पहला, आप याद करिए, गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे धन्य भागी है कि वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, यहां कोई डर का माहौल नहीं है। दूसरा, आज मीर मोहम्मद फयाज जो कि पीडीपी का एमपी है, उसने खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी के सेंट्रल स्कीम का भूरी भूरी उसने तारीफ की है, और कहा है जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, सेंट्रल स्कीम पहुंच रहे हैं, उसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं, ये आप गुलाम नबी आजाद साहब ने आज जो बताया है, उससे कांग्रेस के प्रवक्ता सहमत है या नहीं? क्योंकि कांग्रेस के लोग तो कहते हैं यहाँ डर का माहौल है। आप बताइए, यहाँ डर का माहौल है या यहाँ खुशनुमा माहौल है? 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड आपके पास, बोलिए अबे दुबे। मैं खलीफा में मत अटकिएगा, आगे बढ़िएगा। मुस्लिम समुदाय
मुस्लिम समुदाय के प्रति चुनाव नहीं होते तो सद्भावना दिखाते हैं, नहीं तो मंत्री उनके रामजादे हरामजादे कुत्ते के पिल्ले और प्रधानमंत्री तक शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं। ये देश ध्यान से सुन ले, ये भारत के सामाजिक ताने बाने को, सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न भिन्न करके गुलाम नबी आजाद ने तो बोला, गुलाम नबी आजाद को तो ऐसा नहीं लगा, गुलाम नबी आजाद को तो ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है कि सांप्रदायिक ताना बाना कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, अब ये तो देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बात तो आप भी मानेंगे कि भारत के पक्ष में लिखने के लिए किसी का दबाव नहीं होता, भाव होता है। जब आप जय हिंद बोलते हैं तो आप में भाव होता है, कोई दबाव नहीं होता। छोटा बच्चा जब कहता है स्कूल के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दबाव नहीं होता, मन का भाव होता है। नमस्कार, जय हिंद। आर पार का यह एडिशन ऐतिहासिक था।